हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज्योग्राफी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने यूरोप महाद्वीप के पॉलिटिकल मैप को हमने विस्तार से चर्चा किया था। अब हम यूरोप महाद्वीप के पार्ट सेकंड में यूरोप के मैदान और वहाँ के देश और वहाँ की पर्वत श्रृंखला उनकी अवस्थिति को देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत यूरोप के मैदान को। आई होप आप लोग एटलस लेकर के बैठे होंगे। हमें डेली एटलस लेकर बैठना है और जो हम चर्चा कर रहे हैं यूरोप की, तो यूरोप के मैप को आपको ओपन करके रखना है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम यूरोप के मैदान की बात करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यूरोप का मैदान। हम यूरोप के मैप को फिर से देखते हैं, तो इधर से उठाते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की अवस्थिति, इधर कोला प्रायद्वीप। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ब्रिटिश द्वीप समूह की अवस्थिति है, यहाँ पर आयरलैंड है, यहाँ पर डोवर जलसंधि है, यहाँ देखेंगे तो इंग्लिश चैनल की अवस्थिति है, यहाँ पर देखेंगे तो आइबेरिया प्रायद्वीप है जिसके एक तरफ तो पुर्तगाल है, दूसरी तरफ स्पेन की अवस्थिति है और इसी से जुड़ा हुआ है फ्रांस। और ये कुछ इस प्रकार से मैप हम देखते हैं यूरोप का। फिर हम जानते हैं यूरोप के मैदान की बात करते हैं, तो ये जो सारा मैदान है इसके विस्तार की बात करेंगे। हमने देखा था आल्प्स पर्वत श्रेणी के उत्तर में विस्तृत बृहद मैदान यूरोप का मैदान है। यहाँ स्थित है आल्प्स पर्वत श्रेणी और इसे यूरोप का मैदान कहा जाता है। यूरोप का मैदान कहा जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं उत्तर में विस्तृत है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः ये फ्रांस है, जानते हैं। तो ये जो पश्चिम से है और पूर्व की ओर यूरोप का जो मैदान है वो अवस्थिति देखते हैं तो आल्प्स पर्वत के उत्तर में। अब हम देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां। आप एटलस में देखेंगे तो फ्रांस में आपको सीन नदी दिखाई देगी, पोलैंड में वेस्टुला नदी दिखाई देगी, ओडर नदी है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा हंगरी में आप देखेंगे तो बुडापेस्ट की जो उसकी राजधानी है वहां पर आपको दिखाई पड़ेगी। कौन कौन सी नदियां हैं? आप फ्रांस में गहरे, लॉयर व सीन नदी देखेंगे, फ्रांस में गहरे, लॉयर व सीन नदी। फिर हम बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी में हमको दिखाई पड़ेगा राइन, बेसर, एल्ब नदी। पोलैंड में वेस्टुला दिखाई पड़ेगी, वेस्टुला नदी हो गई। फिर उसके बाद ओडर नदी हो गई। ये सब क्रमशः हमको दिखाई पड़ेंगे। फ्रांस में सीन नदी, गहरे नदी, लॉयर नदी। जर्मनी में देखेंगे तो राइन नदी और राइनलैंड आप लोग जानते हैं जो कोयला रूर क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में फ्रांस कृषि एवं औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला देश है जिसके रोन नदी घाटी में प्रचुर मात्रा में सेब व अंगूर का उत्पादन किया जाता है। फ्रांस देश की बात करें, यह कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पर सेब व अंगूर का उत्पादन बृहद स्तर पर होता है। अगर सेब और अंगूर का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है तो फ्रांस में बड़े पैमाने पर सेब और अंगूर से बनाई जाने वाली शराब का उत्पादन बृहद पैमाने पर होगा। शराब का बृहद उत्पादन होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इटली विश्व का सबसे बड़ा शराब निर्यातक देश है। वैसे तो हमारे स्टूडेंट जो हैं वो शराब का सेवन नहीं करते हैं और नहीं भी करिएगा क्योंकि इसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर पीना होगा तो यूरोप से मंगा लीजिएगा, फ्रांस वगैरह से। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसमें फ्रांस की राजधानी पेरिस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है ये क्या है? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांस के दक्षिण पूर्व में स्थित ग्रासे नगर को परफ्यूम सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। फ्रांस में ही ग्रासे नगर की अवस्थिति है जिसे कहा जाता है परफ्यूम सिटी ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो ग्रासे नगर है फ्रांस का वह पूरे विश्व में परफ्यूम यानी कि सेंट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का कन्नौज इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है वैसे फ्रांस का ग्रासे नगर ये भी परफ्यूम सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है।
जो कि वर्ल्ड फेमस है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य वार्चस एवं ब्लैक फॉरेस्ट जैसी पर्वत श्रेणियां प्राकृतिक विभाजन का कार्य करती हैं। ये फ्रांस है और ये जर्मनी है। तो यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है? एक है वार्चस और दूसरा यहाँ पर स्विट्जरलैंड की अवस्थिति भी है और यहीं पर अवस्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। फ्रांस और जर्मनी के मध्य वार्चस वार्चस जो पर्वत श्रेणी है वह प्राकृतिक विभाजन का कार्य करती है, और जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड और जर्मनी के मध्य तीनों जंक्शन पर अवस्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी, जो कि प्राकृतिक विभाजन का कार्य करती है। तो हमने देखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य है वार्चस पर्वत श्रेणी और फ्रांस प्लस स्विट्जरलैंड में देखेंगे तो अवस्थित है ब्लैक फॉरेस्ट रेंज। तो आई होप आप लोगों को यूरोप महाद्वीप समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट इसके अंतर्गत बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर इसी के अंतर्गत हम आगे बात करते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आपके सवाल पूछे जाते हैं। और फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य एक और पर्वत अवस्थित है जिसे जूरा पर्वत कहते हैं। इसी में लिख लीजिए एक साथ, फ्रांस प्लस स्विट्जरलैंड के मध्य जूरा पर्वत श्रेणी की अवस्थिति है। फ्रांस और जर्मनी के मध्य वार्चस पर्वत श्रेणी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड और जर्मनी के मध्य ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य जूरा पर्वत श्रेणी की अवस्थिति है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कि आल्प्स का ही भाग है। फ्रांस और इटली के मध्य आल्प्स पर्वत श्रेणी अवस्थित है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है। फ्रांस प्लस इटली के मध्य आल्प्स पर्वत श्रेणी की अवस्थिति है और आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैंक है, माउंट ब्लांक यह सर्वोच्च चोटी है आल्प्स पर्वत श्रेणी की। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं जिसकी अवस्थिति इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। जो माउंट ब्लैंक है वो इटली प्लस स्विट्जरलैंड की सीमा पर अवस्थित है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, जर्मनी कृषि एवं मुख्यतः औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला देश। अब जर्मनी की बात करते हैं जिसकी राजधानी बर्लिन है। यहाँ पर क्या होता है? कृषि प्लस औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला देश है जर्मनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, सर्वाधिक उद्योग का विकास राइन नदी के तटवर्ती क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि वेस्टफालिया में रूर नदी घाटी कोयले की प्राप्ति के लिए, एक तो हम जानते हैं रूर नदी घाटी और एक और जान लीजिए वेस्टफालिया क्षेत्र, ये दोनों ही कोयले के भंडारण एवं उत्पादन के लिए विश्व में चर्चित देश हैं, मतलब चर्चित क्षेत्र है रूर नदी घाटी क्षेत्र और वेस्टफालिया क्षेत्र जो कि स्थित है जर्मनी में। अब हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, राइन नदी तट पर औद्योगिक नगर फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट, बॉन और गैलोन देखा। अब सांस्कृतिक गतिविधि के स्तर पर नगर फेमस है। सांस्कृतिक गतिविधि केंद्र कौन कौन सा है? एक है बोहेमियन फॉरेस्ट और दूसरा है म्यूनिक क्षेत्र। ये हमारा हो जाता है सांस्कृतिक गतिविधि केंद्र जो कि फ्रांस में जर्मनी में स्थित है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, तुमको दिखाई पड़ता है कि जर्मनी में एल्ब नदी तट पर अवस्थित हैम्बर्ग नगर जर्मनी का एकमात्र बंदरगाह है। तो हैम्बर्ग नगर जर्मनी का एकमात्र बंदरगाह है जो कि अवस्थित है एल्ब नदी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह हैम्बर्ग नगर एल्ब नदी पर अवस्थित है जो कि जर्मनी का एकमात्र बंदरगाह है। अब हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं इरेज करने के बाद, जर्मनी की राजधानी बर्लिन एल्ब नदी की सहायक नदी स्प्री नदी पर अवस्थित है। ये जो बर्लिन है वो अवस्थित है एल्ब की सहायक नदी किस पर? स्प्री नदी पर अवस्थित है, बर्लिन के तट पर, स्प्री नदी के तट पर अवस्थित है बर्लिन शहर। हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, इसी जर्मनी में ही एवं पोलैंड के मध्य अपवित होने वाली ओडर नदी इन दोनों देशों की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। एक जर्मनी है, फिर उसके बाद यहाँ पर स्थित है पोलैंड नदी और यहीं पर प्रवाहित होती है क्या? ओडर नदी, जो कि प्राकृतिक सीमा का जर्मनी
और पोलैंड देश के मध्य ओडर नदी सीमा बनाती है, जो कि प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, वेस्टुला नदी को पोलैंड की जीवन रेखा कहा जाता है। पोलैंड की वेस्टुला नदी पोलैंड की जीवन रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, वेस्टुला नदी के तट पर ही पोलैंड की राजधानी वार्सा अवस्थित है। इसके तट पर कौन सा अवस्थित है? वार्सा, जो कि पोलैंड की राजधानी है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, नीदरलैंड, बेल्जियम तथा लग्जमबर्ग को निम्न भूमि का देश कहा जाता है। निम्न भूमि का देश कौन कौन से हैं? नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये अवस्थित हैं इस क्षेत्र में, तीनों एक साथ अवस्थित हैं और इनको कहा जाता है बेनेलक्स कंट्री। बेनेलक्स, बेल्जियम एंड से नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। और नीदरलैंड की बात करें, नीदरलैंड में अवस्थित है द हेग, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जानते हैं, नीदरलैंड के द हेग में अवस्थित है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसी में, लग्जमबर्ग एक नगरीय देश है जिसकी अर्थव्यवस्था डेयरी उत्पादों पर निर्भर करती है। और नीदरलैंड जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूरोप का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अर्थव्यवस्था जो इसकी बेकरी उत्पाद पर आधारित है, बेकरी प्रोडक्ट पर, और यहाँ पर आइसक्रीम बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और निर्यात किया जाता है। फिर बेल्जियम की बात करते हैं, बेल्जियम में एंटवर्प तथा राजधानी ब्रुसेल जैसे नगर अवस्थित है। बेल्जियम की बात करते हैं, जो राजधानी है इसकी बातों ब्रुसेल्स है, और जो नगर है एंटवर्प नगर है, और यहीं पर हीरा तराशने का सबसे बड़ा अड्डा है, एंटवर्प शहर डायमंड कटिंग के लिए जाना जाता है। अब फिर नेक्स्ट बात इसी में करते हैं, नीदरलैंड के अंतर्गत हम नीदरलैंड के अंतर्गत बात करते हैं, नीदरलैंड के अंतर्गत देखते हैं तो विश्व में ट्यूलिप का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। ट्यूलिप एक प्रकार का पुष्प होता है, ट्यूलिप का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। जिस प्रकार से ट्यूलिप गार्डन हमारे जम्मू कश्मीर है, उसी प्रकार से नीदरलैंड में ट्यूलिप का सबसे बड़ा उत्पादन और निर्यातक देश है नीदरलैंड। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, इसके प्रमुख नगर एम्स्टर्डम और रॉटरडम है। एम्स्टर्डम, रॉटरडम, एम्स्टर्डम है और रॉटरडम है, और जो एम्स्टर्डम है और रॉटरडम है, यह यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है रॉटरडम। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल्टिक सागर तट पर अवस्थित, अब यहीं पर स्थित है बाल्टिक सागर, और ऊपर है बोथनिया की खाड़ी, यहाँ पर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। बाल्टिक सागर के तट पर बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। बाल्टिक सागर के तट पर बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों देश बाल्टिक सागर के तट पर, इसलिए इनको बाल्टिक देश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे पूर्वी मैदान के बारे में, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम बात करते हैं पूर्वी मैदान की। ये यूरोप महाद्वीप की विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें टाइम लगने की संभावना बनी रहती है। अब हम पूर्व के मैदान की बात करेंगे जो इस क्षेत्र में अवस्थित है। तो पूर्वी मैदान में हम देखेंगे इसकी यूराल पर्वत श्रेणी से और यूराल नदी से इसकी सीमा लगती है। यूराल पर्वत श्रेणी और यूराल नदी से इसकी सीमा लगती है। उत्तरी सीमा पर पिचौरा नदी घाटी तथा श्वेत सागर की उपस्थिति है। उत्तरी सीमा पिचौरा नदी घाटी,
श्वेत नदी घाटी की सीमा से लगा हुआ है। यूराल रेंज वगैरह यहाँ पर हो जाएगा, और जो उत्तर क्षेत्र में है पिचौरा नदी घाटी है और श्वेत नदी घाटी है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। जिसे कहा जाता है स्टेपीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान स्टेपीज, जो कि यूरोप के पूर्वी मैदान में अवस्थित है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर कौन कौन सी नदियां अवरोहित होती हैं। क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर नदी अपवाह क्रमशः, तो इसमें हमको दृष्टिगत होता है वोल्गा, डॉन, नीपर, वोल्गा, डॉन, नीपर, नीस्टर तथा डेन्यूब। डेन्यूब नदी आपकी अवरोहित होती है। ये है वोल्गा, डॉन, नीपर, नीस्टर और डेन्यूब नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि रूस में इसका अपवाह क्षेत्र है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, इसी नदी तट पर रूस की राजधानी मॉस्को अवस्थित है। इसी के तट पर मॉस्को शहर अवस्थित है, रूस की राजधानी। यहाँ से बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है रूस की राजधानी मॉस्को, जो कि अवस्थित है वोल्गा नदी के तट पर। अब इसमें नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो जो रूस की राजधानी है मॉस्को को 5 सागरों का बंदरगाह कहा जाता है। मॉस्को को 5 सागरों वाला बंदरगाह कहा जाता है। अब इसमें हम कौन कौन से बंदरगाह देखेंगे। इसके समीपवर्ती औद्योगिक क्षेत्रों को गोल्डन ट्रायंगल ऑफ रसिया कहा जाता है, जिसके अंतर्गत मॉस्को, टूला और निजिनी नगर अवस्थित है। मॉस्को के पास ही गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, जिसके मॉस्को, टूला, निजनी, ये तीनों क्या है, औद्योगिक नगर है। गोल्डन ट्रायंगल ऑफ रसिया कहा जाता है इसको, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ रसिया इनको कहा जाता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, रूस में कैस्पियन सागर एवं काला सागर के मध्य का भौगोलिक तटीय क्षेत्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का बृहद उत्पादन है। कौन कौन सा, कैस्पियन सागर प्लस काला सागर सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जिनसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। फिर हम देखते हैं यूक्रेन को। यूक्रेन काला सागर के उत्तरी तट पर अवस्थित एक स्वतंत्र देश है। यूक्रेन की बात करते हैं, काला सागर के उत्तरी तट पर अवस्थित देश है। इसकी राजधानी कीव है। इसकी जो राजधानी है वो कीव है, और यहाँ पर जो डोनेट्स क्षेत्र है कोयला भंडार के क्षेत्र है। डोनेट्स क्षेत्र को लेकर के और नाटो में यूक्रेन के शामिल होने की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसी कारण से ही रूस और यूक्रेन वार छिड़ा हुआ था, जो कि 5-6 वर्षों तक चला, और अभी भी कुछ उसके टर्म दिखाई पड़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंतर्गत, तो किरवाय रोग उच्चतम गुणवत्ता वाला, किरवाय रोग क्षेत्र उच्च गुणवत्ता का लो एस क्षेत्र है किरवाय रोग क्षेत्र। अब हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, ओडेसा यूक्रेन का एकमात्र बंदरगाह है। ओडेसा यूक्रेन का एकमात्र बंदरगाह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और काला सागर जो है, काला सागर हम देखते हैं इसी क्षेत्र में अवस्थित है। काला सागर के पश्चिमी तट पर कौन से 2 देश अवस्थित हैं, रोमानिया प्लस बुल्गारिया, और ये दोनों ही देश गुलाब के फूल के बड़े उत्पादन करता माने जाते हैं। रोज उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध हैं, रेड रोज के लिए, और निर्यात बड़े पैमाने पर करते हैं। फिर हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, इरेज करते हैं इसको,
तो इसमें हम देखते हैं कॉकेसस पर्वत कैस्पियन सागर एवं काला सागर के मध्य एक वलित पर्वत श्रेणी अवस्थित है। कॉकेसस पर्वत श्रेणी, काला सागर एवं कैस्पियन सागर के मध्य एक पर्वत श्रेणी है जिसे कहा जाता है माउंट एल्ब्रुस। उसकी सर्वोच्च चोटी है। माउंट एल्ब्रुस जो है वो कॉकेसस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कॉकेसस पर्वत श्रेणी, काला सागर और कैस्पियन सागर के जंक्शन पर माउंट एल्ब्रुस है। इसी प्रकार का ईरान में माउंट एल्बुर्ज है। इसमें ब्रुस है और उसमें बुर्ज है। तो ईरान में सर्वोच्च चोटी है। फिर हम नेक्स्ट बात इसी में करते हैं। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान देशों को ट्रांस कॉकेसस देश कहा जाता है। इसके दक्षिण भाग में ट्रांस कॉकेसस देश, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान क्षेत्र को ट्रांस कॉकेसस देश कहते हैं। जॉर्जिया और अजरबैजान की अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर आधारित है। अजरबैजान की राजधानी जो है वो बाकू है, आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है और जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी, येरेवन और बाकू। जॉर्जिया में मोचा कॉफी बड़े पैमाने पर पाया जाता है। जॉर्जिया में मोचा कॉफी विश्व प्रसिद्ध है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में यूरोप के जो छोटे छोटे देश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है पार्ट सेकंड, यूरोप के अंतर्गत या पार्ट सेकंड भाग हो जाता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में हम यूरोप के जो बचे हुए भाग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।